हेलो एवरीवन, मैं आशा करती हूँ आप सभी ठीक होंगे। मैं काजल धामी आप सभी का स्वागत करती हूँ आपके अपने चैनल पीपल टीचर में। आज की इस वीडियो में हम सीटेट दिसंबर 2021 की तैयारी को ध्यान में रखते हुए बाल विकास का जो हमने स्पेशल सीरीज शुरू किया था यानी कि सीडीपी जो हम कर रहे थे, इसका हम दूसरा चैप्टर आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं, जो कि है आनुवांशिकता एवं वातावरण का प्रभाव। अब देखिए, हम यहाँ पे प्रभाव किन में देखने वाले हैं? बच्चे के विकास में, यानी कि इन्फ्लुएंस ऑफ हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट। ये जो सिलेबस मैं आप लोगों के साथ कवर कर रही हूँ, ये नए पैटर्न के अनुसार जो हमें अभी का एक करंट सिलेबस दे रखा है वही मैं आप लोगों के साथ कवर कर रही हूँ। तो आप इस चीज के लिए तो बिल्कुल निष्फिक्र हो जाइए। इसके अलावा यहाँ पे इस टॉपिक से आपका एक क्वेश्चन यहाँ पे कंफर्म हो जाता है सीटेट की परीक्षा में, पेपर 1 में भी और पेपर 2 में भी, क्योंकि हमें पता है ये जो बाल विकास है ये कॉमन सब्जेक्ट होता है हमारे सीटेट की परीक्षा में, पेपर 1 में भी और 2 में। अब देखिए, जैसे कि हमें पता है कि बाल विकास हमसे 30 अंकों की पूछी जाती है और आज की इस वीडियो में 1 या 2 नंबर आप कंफर्म मान के चलिए कि आपका यहाँ पे कंफर्म हो जाएगा। अब देखिए, सबसे पहले हम यहाँ पे प्रभाव देखने वाले हैं, हम इन्फ्लुएंस देखने वाले हैं। किसका इन्फ्लुएंस हम देख रहे हैं? यहाँ पे हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का। तो सबसे पहले तो हमें ये समझना होगा कि हेरिडिटी यानी कि आनुवांशिकता होता क्या है और इसके क्या प्रभाव हैं। उसके बाद हम एनवायरनमेंट की तरफ जाएंगे। तो देखिए, हेरिडिटी की अगर हम बात करें तो देखिए, जो बच्चों को अपने माता पिता से विरासत में गुण मिलते हैं। अब देखिए, विरासत में गुण का क्या मतलब है? जब बच्चा पैदा होता है तो हम बच्चे की तुलना करने लग जाते हैं कि बच्चे की आंख इसकी तरह मिलती है, बच्चे का रंग इस पर गया है। तो ये क्या है? एक तरीके से ये हमारे कुछ आनुवांशिक कारक हैं, यानी कि कुछ ऐसे जीन्स होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफर किए जाते हैं। तो यही हमारी हेरिडिटी कहलाती है। तो देखिए, यहाँ पे क्या लिखा है? एक बच्चे को माता पिता से विरासत में मिले सभी गुण। अब गुण में कौन कौन से गुण आ जाएगा? बच्चे के आंखों का रंग क्या होगा, बच्चे की नाक किसकी तरह दिखेगी, बच्चे का रंग कैसा होगा, बच्चे का चिंतन यानी कि बच्चे का कोग्निशन किस तरीके से होगा, बच्चे की लगभग लंबाई भी हम कंपेयर करते हैं कि इसकी लंबाई इस पे गई है। तो देखिए, ये सभी क्वालिटीज़ होती हैं जो बच्चे को इनहेरिटेड मिलती है। किससे? अपने पेरेंट्स से। यानी कि ये कुछ ऐसे कैरेक्टर होते हैं, ये कुछ ऐसे गुण होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में ट्रांसफ़र किए जाते हैं। इसके अलावा अगर हम बात करें तो ये जो आनुवांशिक कारक है, ये जो हमारे हेरिडिटी होती है, ये आपकी मिलती कब है बच्चे को? जब बच्चा पैदा होता है तभी बच्चे के अंदर ये सारे कैरेक्टर देखने को मिलते हैं। इसके अलावा भी कुछ और इंपॉर्टेंट पॉइंट है इससे संबंधित, उनको जरा डिस्कस करते हैं। जैसे कि अभी मैंने आप लोगों के सामने ये पॉइंट क्लियर किया था कि आनुवंशिकता हमें कब मिलती है, हेरिडिटी हमें कब मिलती है? ये हमें जन्मजात मिलती है, यानी कि जन्म के साथ ही मिलने वाले जो गुण होते हैं वो हमारी हेरिडिटी कहलाते हैं। अब देखिए, अगर हम यहाँ पे गौर करें, जब बच्चा गर्भाधान में होता है तब वहाँ पे जो मेल गैमेट होते हैं और फीमेल गैमेट होते हैं, मेल गैमेट होते हैं हमारे यहाँ पे XY क्रोमोसोम, ये तो हमें पता होगा। क्रोमोसोम क्या होते हैं? जो हमारे गुणसूत्र होते हैं उनको बोला जाता है, जो कि 46 क्रोमोसोम होते हैं, जिसमें से 23 जो मिलते हैं वो से अपनी माता से मिलते हैं और 23 जो होते हैं वो मेल क्रोमोसोम होते हैं। अगर हम यहाँ पे गौर करें तो ये जो मेल क्रोमोसोम है, यानी कि मेल से आने वाला जो हमारा गुणसूत्र होता है वो कैसा होता है? XY होता है, और फीमेल से जो मिलता है वो होता है XX। ये जो हमारे क्रोमोसोम होते हैं ये यहाँ पे अलग होते हैं। किस तरीके से? X और Y इस तरीके से यहाँ पे अलग अलग हो जाते हैं जब बच्चे का फॉर्मेशन हो रहा होता है। तो देखिए, यहाँ पे क्या होता है? XX भी यहाँ पे इस तरीके से अलग हो जाता है। ये क्या है? ये हमारे क्रोमोसोम हैं, ये एक तरीके से गुणसूत्र हैं। अब देखिए, इनका मिलान किस तरीके से होगा? ये जो पहला वाला X है ये आपका इस वाले X से मीट करेगा। अगर ये X आपका इस X से मिलता है तो XX बनता है। जब हमारे XX बने तो ये आएगा बेबी गर्ल। तो इस तरीके से यहाँ पे बेबी गर्ल या फिर बेबी बॉय बनते हैं। अब देखिए, अगर मैं इस क्रोमोसोम को इस वाले क्रोमोसोम यानी कि इस गुणसूत्र को इस वाले गुणसूत्र से मिला रही हूँ तो इसको मैं इससे भी मिलाऊंगी। अगर ये वाला गुणसूत्र हमारे इस वाले गुणसूत्र से मिलता है तो देखिए दोबारा क्या बनेगा? X और X मिल रहे हैं तो यहाँ पर भी हमारा क्या होगा? यहाँ पर भी बेबी गर्ल बनेगी।
तो इस तरीके से यहाँ पे बेबी का जेंडर डिसाइड होता है। इसे हम सेक्स डिटर्मिनेशन के नाम से भी जानते हैं। अब देखिए ये वाला वाई है, ये वाला वाई अगर इस वाले एक्स से जाके मिलता है तो एक्स वाई बनता है, और एक्स वाई जो क्रोमोसोम होता है ये गुणसूत्र किनका माना जाता है, ये मेल का। तो इस तरीके से यहाँ पे बेबी बॉय बनते हैं। और अगर ये वाला जो गुणसूत्र है ये आखिरी वाले गुणसूत्र से मिलेगा तो यहां पर ये क्या तैयार होंगे, ये आपके एक्स वाई। यानी कि जब भी जाइगोट फॉर्म होता है, जब भी फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल गैमेट का, तो यहाँ पे 50-50% चांस होते हैं कि बेबी गर्ल बनेगी या बेबी बॉय। यहाँ पे हम जेंडर पहले से डिसाइड नहीं कर सकते। अब देखिए इस टॉपिक को, सेक्स डिटर्मिनेशन को यहाँ पे समझाने का क्या मतलब है, क्योंकि ये जो अनुवांशिक कारक है किसी भी बच्चे के अंदर, ये सारे जीन्स की वजह से आते हैं, ये सारे हमारे क्रोमोसोम्स की वजह से आते हैं, तो हमें इनके बारे में भी पता होना चाहिए। अब देखिए जो ये हेरिडिटी है ये कहीं ना कहीं बच्चे के विकास को या फिर बच्चा किस तरीके से होगा उसे किस तरीके से प्रभावित करता है, इसको जरा देखते हैं। और साथ ही साथ एक साइंटिस्ट थे जिन्होंने इस पे एक्सपेरिमेंट किया था। हमारी सीटेट की परीक्षा में पिछले वर्षों एक बार ये क्वेश्चन पूछा गया था, उनका नाम क्या था जिन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था। तो छोटा सा उनका एक्सपेरिमेंट भी समझेंगे और साथ ही साथ अब जरा देखते हैं कि हेरिडिटी का यानी कि अनुवांशिक कारक का जो हमारे बच्चों के विकास पे, बच्चों पे किस तरीके से प्रभाव पड़ता है, पहले ये डिस्कस कर लेते हैं। अब हम समझेंगे अनुवंशिकता का प्रभाव यानी कि हेरिडिटी का क्या प्रभाव पड़ता है बच्चे पे। तो देखिए इन सभी कारकों पे बच्चे के प्रभाव पड़ सकता है, जैसे कि शारीरिक लक्षण यानी कि जो फिजिकल फीचर है इस पे कहीं ना कहीं हेरिडिटी का प्रभाव पड़ सकता है कि बच्चे के फिजिकल फीचर यानी कि शारीरिक लक्षण किस तरीके से होंगे। साथ ही साथ बच्चे की इंटेलिजेंस यानी कि बुद्धि पर भी कहीं ना कहीं प्रभाव पड़ता है। पर देखिए बुद्धि जो है, बच्चा क्या करता है, बच्चा जब वातावरण के संपर्क में आता है तो नई नई चीजें सीख के इसको अच्छा और कर सकता है। साथ ही साथ बच्चे की रुचि किस तरीके से होगी यानी कि बच्चे का इंटरेस्ट किस चीज पे होगा, ये भी कहीं ना कहीं हेरिडिटी पे निर्भर करता है। बच्चे के माता पिता जिस चीज में इंटरेस्टेड हों, क्या पता वही इंटरेस्ट बच्चे में भी जा सकता है। इसके अलावा अगला है स्वास्थ्य यानी कि बच्चे की हेल्थ। बच्चे की हेल्थ क्या होगी वो बच्चे की इंटरनल ऑर्गन पे डिपेंड करती है और ये कहीं ना कहीं हमारे जीन्स यानी कि जो अनुवांशिक कारक होते हैं इस पर भी निर्भर करते हैं। तो देखिए ये फीचर भी हम कह सकते हैं कि ये भी हमारी अनुवांशिकता पर निर्भर करेगी। इसके अलावा अधिगम यानी कि बच्चा लर्निंग स्टाइल बच्चे का कैसा होगा, बच्चा लर्निंग किस तरीके से करेगा। इसके अलावा ये जो मैं आप लोगों के सामने कैरेक्टर ले रही हूँ जैसे कि इंटरेस्ट हो गया, ये जो यहाँ पे लर्निंग यानी कि अधिगम हो गया, ये तो वातावरण के संपर्क में आके इनमें बदलाव भी देखा जाता है यानी कि एनवायरनमेंट के कांटेक्ट में आके बच्चे में चेंजेस भी देखे जाते हैं। इसके अलावा बच्चे की पर्सनालिटी यानी कि बच्चे का व्यक्तित्व कैसा होगा, पर्सनालिटी शुरुआत में तो कहीं ना कहीं हेरिडिटी पर निर्भर करती है, पर जैसे जैसे बच्चे का समाजीकरण होता है, बच्चा समाज के संपर्क में आता है, बच्चे की पर्सनालिटी पे भी यहाँ पे फर्क पड़ता है। तो कहीं ना कहीं हमसे अगर ये पूछा जाए कि अनुवांशिकता एवं वातावरण का क्या प्रभाव पड़ता है, तो हम ये कहेंगे कि बच्चे के विकास में सिर्फ और सिर्फ एक कारक निर्भर नहीं करता कि अनुवांशिकता ही निर्भर कर रही है, ये वातावरण भी उतना ही उत्तरदायी होता है कि बच्चा किस तरीके से विकसित होगा, बच्चे में किस तरीके से परिवर्तन आएंगे। क्योंकि ये जो मैंने आपके सामने गुण या लक्षण मैंने यहाँ पे लिखे हैं, ये सभी लक्षणों पे कहीं ना कहीं जैसे कि शारीरिक लक्षण हो गए, इसको छोड़ के या फिर आप कह लीजिए बुद्धि को छोड़ के, बुद्धि में भी कहीं ना कहीं बदलाव आता ही है। बाकी जितने भी मैंने यहाँ पे फीचर लिखे हैं ये सभी के सभी वातावरण के संपर्क में आके बच्चे के अंदर बदलाव देखे जाते हैं। अब देखिए जैसा कि मैंने कहा कि इन सभी कारकों पर अनुवांशिकता एंड वातावरण दोनों का ही प्रभाव पड़ता है। और साथ ही साथ अगर हम देखें तो एक डिबेट छिड़ी हुई है नेचर और नर्चर पे। आपने ये वर्ड सुने होंगे और कई बार इससे भी आपका क्वेश्चन बन सकता है कि नेचर होता क्या है और नर्चर क्या होता है। तो देखिए नेचर होता है जो चीज़ें हमारी बदल नहीं सकती, जो चीज़ें हमारी फिक्स हैं। तो देखिए जो कैरेक्टर, जो ऐसे गुण हैं जो हमने अपने माता पिता से ले लिए हैं, जो हमारे अनुवांशिक कारक हैं, वो हमारे क्या कहलाएंगे, ये हमारा नेचर कहलाएंगे, जो कि हमें एक बार मिल गया तो वो बदल नहीं सकता।
यानी कि ये कैसा है, ये एक तरीके से स्थायी है, इसीलिए हम इसे स्टैटिक बोलते हैं। इसके अलावा अगर हमें नर्चर के बारे में बोले, नर्चर का मतलब क्या होता है, पोषण, यानी कि हमें किस तरीके का पालन पोषण मिल रहा है और ये किस पे निर्भर करेगा, तो ये हमारे वातावरण पे निर्भर करेगा। और देखिए इसको हम चेंज कर सकते हैं, ये बदल सकता है, तो ये आपका डायनामिक माना जाता है। तो देखिए ये भी आप अपने नोट्स में साइड में इस चीज़ को ऐड कर लेना कि नेचर क्या है, नर्चर क्या है। नेचर किससे संबंधित है, नेचर आनुवांशिक कारक से संबंधित है जो कि हमारा फिक्स होता है, इसीलिए इसे स्थायी यानी कि स्टैटिक बोलते हैं। जबकि जो नर्चर होता है ये एक तरीके से पोषण है, बच्चे के पालन पोषण में आप बदलाव लाओगे, बच्चे के वातावरण में बदलाव लाओगे तो बच्चे में भी परिवर्तन देखने को मिलेगा। इसके अलावा ये कैसा हो सकता है, ये परिवर्तनशील है, ये चेंज हो सकता है, इसीलिए इसे डायनामिक माना जाता है। अब चलिए जरा देखते हैं कि ये जो हेरिडिटी है इससे संबंधित एक एक्सपेरिमेंट किया गया था जिसकी वजह से उन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स यानी कि ये जो आनुवांशिक कारक होते हैं उसके जनक उन्हें माना जाता है। उनके बारे में भी जरा देख लेते हैं, उसके बाद हम एनवायरनमेंट को भी जरा समझ लेंगे। अब हम डिस्कस करेंगे फादर ऑफ जेनेटिक्स के बारे में, यानी कि जो हमारे आनुवांशिक कारक होते हैं उनके जनक कौन थे। उनके जनक यहाँ पे J.G. मेंडल को माना जाता है। ये एक ऐसे साइंटिस्ट थे जिन्होंने एक एक्सपेरिमेंट यहाँ पे किया था, एक प्रयोग यहाँ पे किया था। और ये प्रयोग किस पे किया था ये भी हमें पता होना चाहिए। ये प्रयोग किया था इन्होंने पी प्लांट के ऊपर, इस पौधे के ऊपर इन्होंने एक्सपेरिमेंट किया था और हमें जेनेटिक्स के बारे में बताया था, इसीलिए इन्हें फादर ऑफ जेनेटिक्स माना जाता है, यानी कि जो हमारे आनुवांशिक कारक होते हैं उनके जनक माने जाते हैं। और इसके अलावा हमें इन्होंने 2 अलग अलग लॉ दिए थे, इस लॉ को हमें समझना है। अब देखिए इस टॉपिक को यहाँ पे पढ़ने की क्यों ज़रूरत है, क्योंकि हमारे जो जीन्स होते हैं, हमारे जो आनुवांशिक कारक होते हैं वह हमारी आनुवांशिकता पर निर्भर करते हैं, कहीं ना कहीं हेरिडिटी जीन्स की वजह से है। तो जीन्स के बारे में भी हमें आ सकता है। अगर आप लोगों को 10th क्लास की NCERT याद हो तो साइंस में हमें एक चैप्टर दे रखा है 10th क्लास में जो कि हेरिडिटी एंड एनवायरनमेंट करके चैप्टर है, जिसमें इनके बारे में बता रखा है। अब देखिए इन्होंने जो हमें 2 लॉ दिए, 2 अलग अलग नियम दिए, वो दोनों नियम किस तरीके से थे। इनका पहला लॉ ये था लॉ ऑफ डोमिनेंस, यानी कि प्रभुत्व का नियम। ये मानते हैं कि कुछ हमारे अंदर ऐसे कैरेक्टर होते हैं जो कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में जाते हैं और वो अपना क्या करते हैं, डोमिनेंस को शो करते हैं। जैसे कि अगर मान लीजिए यहाँ पे मैं एक एग्जाम्पल ले रही हूँ, एक उदाहरण ले रही हूँ। एक पिता हैं जिनकी हाइट है लंबी और माता जो हैं उनकी हाइट थोड़ी छोटी है। अब इनके जो बच्चे होंगे, इनके बच्चों में से दोनों बच्चे, 2 इनके बच्चे हुए, दोनों बच्चे यहाँ पे टॉल हुए, दोनों बच्चे यहाँ पे लंबे हुए। तो हमारा सवाल ये है कि जब पिता जो थे वो लंबे थे और माता जो थी वो छोटी थी, तो दोनों बच्चे लंबे कैसे हुए। यानी कि ये छोटे वाला कैरेक्टर गया कहाँ और ये सिर्फ बड़ा वाला कैरेक्टर क्यों दिखा। जो ये बड़ा वाला कैरेक्टर हमें एक जनरेशन में दिख पाता है, इसे हम लॉ ऑफ डोमिनेंस कहते हैं कि जो बड़े वाले यानी कि लंबे वाले जो क्रोमोसोम थे उन्होंने अपना जो प्रेजेंस है वो शो की। अब इसका मतलब ये नहीं है कि जो मम्मी का यहाँ पे, मदर का यहाँ पे कैरेक्टर था यानी कि शॉर्ट कैरेक्टर, वो कहीं दिखेगा नहीं। वो ऐसा हो सकता है कि इस जनरेशन में नहीं दिखा तो उसके आगे वाली जनरेशन में दिख जाए। तो ये था हमारा लॉ ऑफ डोमिनेंस। इसके अलावा अगर हम आगे बढ़ें तो अगला है लॉ ऑफ इंडिपेंडेंट असॉर्टमेंट। इसमें हमें बताते हैं स्वतंत्र वर्गीकरण का नियम। इसके अंदर ये बताते हैं कि जो अलग अलग कैरेक्टर होते हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं एक दूसरे से, यानी कि बच्चे की हाइट, बच्चे का कलर, बच्चे का जो वेट होगा, ये एक दूसरे से इंडिपेंडेंट होंगे। तो इस तरीके से इन्होंने हमारे सामने 2 लॉ दिए। ये वाले लॉ इतने इंपॉर्टेंट नहीं है जितना आपको ये जानना जरूरी है कि जो हमारे आनुवांशिक कारक होते हैं इनके जनक कौन है, J.G. मेंडल। और इन्होंने जो एक्सपेरिमेंट किस पे किया था,
पी प्लांट पे एक्सपेरिमेंट किया था। अभी हमने आनुवांशिकता को हमने अच्छे से देखा, हेरिडिटी को देखा। अब चलिए वातावरण को जरा समझते हैं और इन दोनों को आखिर में हम जोड़ने की कोशिश करेंगे कि बच्चे के विकास में किस तरीके से ये एक दूसरे को मतलब ये विकास को प्रभावित करते हैं। अब जरा हम डिस्कस करते हैं एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण के बारे में। तो देखिए एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण है क्या, इससे हमारा अभिप्राय हमारे चारों ओर जो चीज़ें होती हैं उन चीज़ों से है। यानी कि हम क्या कहना चाह रहे हैं, हमारे चारों तरफ जो भी चीज़ें हैं, जैसा भी हमारे चारों तरफ माहौल होता है जिसमें हमारा स्कूल, हमारा घर, हमारा परिवार, ये सारी चीज़ें आ जाती हैं, हमारे आसपास के सभी चीज़ों को हम एनवायरनमेंट यानी कि वातावरण के साथ जोड़ सकते हैं। बस इसमें क्या चीज़ नहीं आती, इसमें हमारे जीन्स नहीं आते, यानी कि आनुवंशिक कारक यहाँ पे नहीं आते। बाकी सभी चीज़ें हमारी एनवायरनमेंट से अफेक्ट होती है, इनका प्रभाव पड़ता है। देखिए हमारी पर्सनालिटी पे यानी कि हमारा व्यक्तित्व किस तरीके से होगा, हम लोग किस तरीके से सोचेंगे विचारेंगे, हम लोग किस तरीके से किस भाषा को बोलेंगे, ये सारी चीज़ें हमारे एनवायरनमेंट पे बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है। अब देखिए एक सवाल है यहाँ पे कि जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है यानी कि जो बच्चे का विकास होता है वो किस चीज़ पे निर्भर करता है, हेरिडिटी पे या एनवायरनमेंट पे। यानी कि जो बच्चे का विकास होता है ये हमारा इन दोनों कारक में से किस कारक पर निर्भर करता है, हमें किस कारक को ज़्यादा जोर देना चाहिए। देखिए जो बच्चे का डेवलपमेंट होता है वो हेरिडिटी और एनवायरनमेंट का प्रोडक्ट होता है। अब देखिए इसका मतलब क्या है कि बच्चे का जो डेवलपमेंट होगा, जो बच्चे का विकास होगा, वो हमारे आनुवंशिक कारक पर भी निर्भर करेगा और वो इस पर भी निर्भर करेगा कि हम बच्चे को किस तरीके का वातावरण दे रहे हैं। तो अगर आपके पेपर में ये क्वेश्चन पूछा जाए कि एक बच्चे के विकास में हेरिडिटी और एनवायरनमेंट में से क्या ज़्यादा ज़रूरी है, तो कहीं ना कहीं हम कहेंगे कि यहाँ पे 50-50% वाला सवाल है कि कुछ ऐसे गुण होंगे जो बच्चा अपने आनुवंशिक कारक से लेके आएगा यानी कि जीन्स से लेके आएगा, और कुछ ऐसे कारक होंगे जो बच्चा अपने वातावरण के संपर्क में आके उन कारकों को, उन गुणों को एक्वायर करेगा। तो इस तरीके के प्रश्न हमारे सीटेट के परीक्षा में इस टॉपिक से पूछे जाते हैं। आई होप ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई होगी। अगर ये वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसका पहला पार्ट भी जरूर देखिएगा, क्योंकि आप लोगों के लिए यहाँ पे कंप्लीट सीरीज चल रही है, आप लोगों के कंप्लीट यहाँ पे नोट्स बन जाएंगे। इस वीडियो में इतना ही। अब मैं आपसे मिलूंगी अगली वीडियो में अगले टॉपिक के साथ। बाय बाय, टेक केयर।